राम राम साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज का हमारा वीडियो 11th एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले वाला पार्ट जिन्होंने अब तक नहीं देखा है, पहले उसको देखना, उसके बाद इसको देखना, ताकि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इससे पहले वाले वीडियो के कमेंट मैंने पढ़े हैं, काफी अच्छे अच्छे कमेंट आप लोगों ने किए हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। एक बार हम ये देख लेते हैं कि इससे पहले वाले पार्ट में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे। तो हम बात कर रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, ब्रांचेस, स्कोप एंड इंपोर्टेंस की, जिसके अंदर इस चैप्टर में हमने सबसे पहले बात की थी इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर। देन हमने बात की फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। देन हमने बात की हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। देन फोर्थ वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा वो था डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। देन आगे हम बात करने वाले हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में, मॉडर्न एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है, एक बुक आपके लिखी हुई है और उस बुक का नाम है भारत में कृषि का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। और ये जो बुक है ये लिखी है डॉक्टर एम.एस. रंधावा ने। तो यहां से क्वेश्चन बनता है आपके कंपटीशन में, अच्छे से याद रखना। मॉडर्न इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। डॉक्टर एम.एस. रंधावास बुक भारत में कृषि का इतिहास गिव एन इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इस बुक के अंदर हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में काफी डीप में लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है इस बुक के ऑथर कौन थे, राइटर कौन थे। तो याद रखोगे डॉक्टर एम.एस. रंधावा। फिर हम बात करें कि हमारे मॉडर्न एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो हुआ क्या, 1899 में एक फेमाइन आया और उस फेमाइन की वजह से पूरे इंडिया में चारों तरफ एक तरीके से फूड क्राइसिस हो गया, भूखमरी छा गई। उसके बाद से इंडियन एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाने लगा। तो चलिए इसको समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पोस्ट फेमाइन 1899 1900। देन इसके बाद फोकस ऑन एग्रीकल्चर रिफॉर्म। यार हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए, हमारे पास खाने को फूड होना चाहिए, ताकि जब भी कोई ऐसी कंडीशन आए तो लोग भूख से ना मरे। तो देखो हुआ क्या, 1904 में, सन 1904 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बोर्ड, इंडियन एग्रीकल्चर बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया। कब, 1904। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा। देन आगे 1905, सन 1905 में फिफ्थ लैब इस्टेब्लिश इन दरभंगा नियर गडक रिवर इन बिहार। तो याद रखोगे दरभंगा के अंदर बिहार में एक लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की गई, जिसको बाद में पूसा लैब या फिर इसको पिप्स ऑफ यूएसए भी कहा जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझना कि सन 1904 में एक एग्रीकल्चर बोर्ड का डेवलपमेंट हुआ। सन 1905 में फिप्स ऑफ यूएसए एक लेबोरेटरी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था रिसर्च करना, नई नई वेराइटीज डेवलप करना। एक तरीके से ये अनुसंधान वाले कार्य यहां पर किए जाने लगे। देन सन 1911 अगर हम बात करें, इसके बाद सन 1911 इसका जो नेम है वो चेंज कर दिया गया और इसको बोला गया इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको शॉर्ट में IIAR हम बोलेंगे। देखो इंपीरियल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर रिसर्च, ये आपको याद रखना है। तो सीक्वेंस आप समझ पा रहे हो कि किस तरीके से चल रहा है। देन आगे अगर हम बात करें तो इस इंस्टीट्यूट का फिर से एक बार रीनेम किया गया। ये कब किया गया, सन 1919 में। क्या नाम किया गया, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, पहले सॉरी यहाँ इंपीरियल एग्रीकल्चर, और इससे जस्ट पहले भी हमने यहां देखा इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर था। दोनों में देखना, पहले क्या था IIAR, अब IAR हो गया। तो इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
अभी प्रेजेंट टाइम पे हम जो ये IARI है, इसमें जो इंपीरियल, ये वाला इंपीरियल आप देख पा रहे हो, इसको भी अभी हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो याद रखोगे अभी प्रेजेंट टाइम पे इसको इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से हम जानते हैं। और ये नाम कब दिया गया है इसको, तो याद रखोगे सन 1919 में। आगे बढ़ेंगे, यहां पर होता क्या था तो समझ लो, रिसर्च ऑन क्रॉप्स, क्रॉप्स के ऊपर रिसर्च होती थी, ब्रीडिंग की जाती थी, सॉइल साइंस के ऊपर, एंटेमोलॉजी के ऊपर और पैथोलॉजी के ऊपर। कहने का मतलब है इंसेक्ट कंट्रोल हम कैसे करें, डिजीज कंट्रोल हम कैसे करें, नई नई वेराइटीज का डेवलपमेंट हम कैसे करें, ये सब कुछ सारे के सारे जो कार्य होते थे ये IARI के अंदर होते थे। क्या यहां तक का क्लियर है? पक्का श्योर? टेंशन मत लो, पूरा 11th एग्रीकल्चर करवाऊंगा, बस देखते रहो, समझते रहो, बट पूरा फोकस स्टार्टिंग से एंड तक इस क्लास में बनाए रखोगे ना, गारंटी देता हूं एक एक वर्ड आपको याद हो जाएगा। तो शर्त इतनी है, फोकस बनाए रखना यार, ठीक है। तो आगे देखो, देन फिर एक बार क्या हुआ कि जो, अच्छा ये लेबोरेटरी कहां पे है, बिहार में है, इतना तो याद है ना। इस पे जब एक पिक्चर एक मूवी की तरह लो कि एक लेबोरेटरी की स्थापना हुई है और ये कहां पर है, गंडक रिवर बिहार में है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बट वहां पर क्या हुआ कि वहां पर फेमाइन आ गया, मतलब बाढ़ आ गई वहां पे, और उस बाढ़ की वजह से बाद में IARI को दिल्ली शिफ्ट किया गया। तो ये सब कब हुआ, इस लाइन से हम समझेंगे। 7 नवंबर 1936 ड्यू टू फ्लड इन बिहार, बिहार में फ्लड की वजह से इसकी बिल्डिंग जो है वो एक तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसीलिए इसको IARI वाज शिफ्टेड टू दिल्ली। याद रखोगे। अब आप क्या समझे कि सर इसका मतलब IARI अब दिल्ली में है? हाँ बिल्कुल, अगर आप ऐसा समझ रहे हो तो बिल्कुल सही समझ रहे हो, बिहार याद नहीं रखना अब आपको, ठीक है। तो आगे देखो, ये सब कुछ सही चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, लेबोरेटरी हमारी दिल्ली में शिफ्ट हो चुकी थी। देन फिर एक बार 1960 इंडिया फेस्ड अ फूड क्राइसिस। कैसे? आप जानते हो, फ्लड आई और इंडिया में वैसे ही खाद्यान्न फसलों की, सीरियल्स की कमी थी, तो लोग भूख से मरने लगे कि खाए तो क्या खाए। एक बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम थी, लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था। ये बात है 1960 की। तो क्या किया जाए, तो देखिए समझिए, द ICAR, सर 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 रुको जरा, ये ICAR कहां से आ गया, बिल्कुल समझाऊंगा। देखिए ये 1960 की बात हो रही है, बट इसी के बीच में, इसी के समय पे क्या हुआ, 16 जुलाई, इधर समझना बालक, यहां पे हाँ, 16 जुलाई 1929 को ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना की गई। लेकिन क्यों, तो याद रखना इसका मेन पर्पस था एजुकेशन सेक्टर में वर्क करना। किसमें? एजुकेशन में। तो सर अब तक हमें दो इंस्टीट्यूट समझ में आए, एक IARI जो एक तरीके से रिसर्च में अपना पूरा योगदान देता है, एक आता है ICAR जो आप बोल रहे हो जो एजुकेशन में, पूरा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, ये सब इसके अंडर आते हैं। क्या बिल्कुल ऐसा बोल रहे हो? बिल्कुल यही। अगर आप ये समझ गए ना तो 100% की बात आप समझ गए, ठीक है, जीवन में कंफ्यूज नहीं होगे। तो देखो, तो हुआ क्या कि 1960 में फूड क्राइसिस था। तो देन ICRDG, इसके जो डायरेक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर BP पॉल, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डॉक्टर BP पॉल। एंड IARI, ये तो ICR के डायरेक्टर थे डॉक्टर BP पॉल, बट IARI के डायरेक्टर कौन थे? अरे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और इन दोनों ने मिलके एक इनिशिएट लिया और इन्होंने सोचा कि यार कुछ तो किया जाए, नहीं तो लोग भूख से मरेंगे। तो भूख से कैसे इनको बचाया जाए, तो इन्होंने क्या किया कि जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता था वर्ल्ड के लिए, उनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। क्या नाम है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। और इनको फादर ऑफ ड्वार्फ व्हीट भी कहा जाता है। देखो आज जो गेहूं आप देख रहे हो वो छोटा गेहूं है, इससे पहले हमारे भारत में इतना बड़ा गेहूं हुआ करता था।
तो इन्होंने डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने कुछ ऐसे किस्मों का विकास किया था जो छोटी थी और उत्पादन अधिक देती थी। बिल्कुल सर, यहां तक का समझ में आया। लेकिन इनकी एंट्री कैसे हुई? अरे तो ये डॉक्टर बीपी पॉल और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने इनको इंडिया में इनवाइट किया कि आप हमारे भारत आओ, एक बार घूम के जाओ, देखो किस तरीके की यहाँ कंडीशंस है और यहाँ क्या बेटर किया जा सकता है एग्रीकल्चर में। तो बिल्कुल डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग 1963 में इन्होंने इंडिया का दौरा किया, इंडिया को विजिट किया। एंड फादर ऑफ हाइब्रिड व्हीट इन्हीं को कहा जाता है। जब इन्होंने इंडिया को विजिट किया तो इन्होंने कहा, अरे टेंशन मत लो, अपुन है ना, मैं आपके लिए ड्वार्फ व्हीट की कुछ वैरायटीज सजेस्ट करूंगा, इनको आप उगाओ, इनको आप लगाओ। इतना अनाज पैदा होगा कि लोग भूख से ना मरेंगे, लोग खाने से नहीं मरेंगे, बट आपको मेरी दिखाई राह पे चलना होगा। तो बिल्कुल इन्होंने कहा कि बिल्कुल आप हमें बताओ, हम वैसा ही करेंगे। और उसी दिन से इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हो चुकी थी, हरित क्रांति। तो इसीलिए बाल को याद रखना, ये देखिए, हाई यील्डिंग व्हीट वैरायटीज लीड टू ग्रीन रेवोल्यूशन। और याद रखना बालक, यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो बनेगा वर्ल्ड का, वर्ल्ड में पूछा जाएगा कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलो को। लेकिन अगर बात की जाए कि इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, तो बालक याद रखना डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। क्या क्लियर हुआ? पिक्चर क्लियर हुई तो सब बढ़िया हो गया, मतलब अब भूख से नहीं मरेंगे। और इस रेवोल्यूशन का मेजर जो पॉइंट था वो था भूखमरी को खत्म करना, कि चारों तरफ हरियाली छाए। और मेजर जो क्रॉप थी वो थी राइस एंड व्हीट, ट्रिटिकम एस्टिवम एंड वराइजा सेटाइवा, इनकी फार्मिंग ज्यादा से ज्यादा की जाए। और वही हुआ, इसीलिए अनाज बहुत ज्यादा हो गया और लोग खाने की वजह से ना मरे। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो मैं बता रहा था ना आपको आईसीआर के बारे में, उसके लिए यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, 1929 16 जुलाई है ना, 1929 आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एस्टेब्लिश की बॉडी फॉर रिसर्च एंड एक्सटेंशन। व्हाट इज एक्सटेंशन? एक्सटेंशन मीनिंग इज एजुकेशन, प्रसार करना, लोगों को ज्ञान देना, ठीक है, बताना। तो सर एक ढांचा है इंडिया में आईसीआर जो एजुकेशन सेक्टर में वर्क करता है, एक ढांचा है आईएआरआई जो रिसर्च सेक्टर में वर्क करता है। राइट, क्लियर क्लियर क्लियर। तो ये हमने देखा मॉडर्न एग्रीकल्चर। देन हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। कौन कौन सी ब्रांचेस है? अब कहीं सारी ब्रांचेस है, बट मेजर ब्रांचेस जो आपके 11th एग्रीकल्चर में दे रखी है उनको हम कवर करने वाले हैं। और बाल को इतनी गारंटी देता हूं, फोकस बनाए रखना, समझ में आएगा। और कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखना। और अगर आप चाहते हो कि सर ये पूरा कोर्स इसी तरीके से हमें मिल जाए, तो बिल्कुल अभी कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड करो। वहां पर ये कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको साथ में पीडीएफ फाइल मिलने वाली है और उसकी प्राइस मात्र ओनली 9,999 रुपए है, जिसमें ओनली एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आपको मिलेगा। याद रखना ऐसा नहीं है बायोकेमिस्ट्री, ओनली एग्रीकल्चर। बट अभी फर्स्ट 100 स्टूडेंट को मात्र 4,999 में दिया जा रहा है, 4,999। तो याद रखना, बिल्कुल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ अभी परचेज करो, क्योंकि इसकी फीस बाद में बढ़ने वाली है और बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे द ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। कौन कौन सी ब्रांचेस है? तो जैसे ठीक उसी प्रकार से आप जानते हो ना, आप पढ़ के आए हो, क्या साइंस में आप पढ़ा, साइंस आपने पढ़ा 10th में। साइंस में आपने क्या क्या पढ़ा? साइंस में आपने पढ़ा पहला, जैसे कि सर हमने बायोलॉजी पढ़ा, सर हमने केमिस्ट्री पढ़ा, सर हमने फिजिक्स पढ़ा। 10th में पढ़ा ना है आपने? तो ये तीन ब्रांचें किसकी थी? साइंस की थी। ठीक उसी प्रकार हमारे एग्रीकल्चर की भी ब्रांचेस हैं। जैसे बायो की भी अगर मैं बताऊं आपको तो और ब्रांचेस निकल के आती है, जैसे बोटनी हो गई है, जैसे जूलॉजी हो गया है, ये सब पढ़ के आया हो आप। ठीक है, तो ऐसे एग्रीकल्चर की ब्रांचेस है और इसमें पहली ब्रांच आती है एग्रोनॉमी। व्हाट इज एग्रोनॉमी? तो इसको कुछ इस तरीके से समझिए, एग्रोनॉमी वर्ड जो है, ये हमारा वर्ड एग्रोनॉमी, ये टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एग्रोस प्लस नॉमस।
और ये एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। तो देखो याद कैसे करोगे, इधर यहां देखिए कि जिस भी वर्ड के पीछे बालक ग्रीक, जिस भी वर्ड के पीछे आपके नोमी लगेगा या फिर लोजी लगेगा वो ग्रीक वर्ड होगा, और कल्चर जिस भी वर्ड के पीछे लगेगा बालक वो आपका लेटिन वर्ड होगा, ये याद रखना। तो सर क्या हम बात करें यहाँ पर, ये जो बायोलॉजी आप बोल रहे हो कौन सा वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है। ऐसे एग्रोनॉमी में नॉमी लगा हुआ है पीछे, तो ये कौन सा वर्ड हो गया? ग्रीक वर्ड हो गया। तो देखो द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एग्रोस विच मीन्स फील्ड। एग्रोस का मीन्स होता है फील्ड, एंड नॉमोस मीन्स एक तरीके से मैनेजमेंट, मीन्स मैनेजमेंट। This is a special branch of agriculture which is related to crop production and management of the harvest या soil, management of the soil इसको आप यहाँ पे कर, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट जिस ब्रांच में हम करते हैं उसी को बोलते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी वर्ड इज अ ग्रीक वर्ड, एग्रोस प्लस नॉमोस। एग्रोस मीन्स फील्ड, नॉमोस मीन्स मैनेजमेंट। क्लियर? देन सेकंड ब्रांच हमारे पास आता है हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर विच लैंग्वेज? लैटिन। व्हाई? बिकॉज कल्चर एंड कल्चर इज लैटिन। याद रखना हॉर्टिकल्चर कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। द क्रॉप्स एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू ऑर्चार्ड, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर आर स्टडीज इन दिस स्ट्रीम इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर की वह ब्रांच जिसके अंदर हम फ्रूट का स्टडी करते हैं, वेजिटेबल्स का काम करते हैं, फ्लावर का काम करते हैं, मेडिसिनल प्लांट का काम करते हैं, ठीक है, उस ब्रांच को बोला गया है हॉर्टिकल्चर। अब ऐसे सर एग्रोनॉमी में किसका करते हैं? आपने बताया नहीं। अरे बताया ना, एग्रोनॉमी में क्रॉप प्रोडक्शन मतलब जितने भी सीरियल्स है आपके, अनाज हैं, दलहनी फसलें, पल्सेस हैं, ऑयल सीड हैं, केस क्रॉप है, फॉडर क्रॉप है, उन सबका स्टडी एग्रोनॉमी में। जबकि फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, मेडिसिनल, इनका स्टडी हॉर्टिकल्चर में। देन अगला ब्रांच आता है एनिमल हस्बेंड्री। व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? देखिए एनिमल हस्बेंड्री दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, एनिमल प्लस हस्बैंड। हस्बैंड, हु इज हस्बैंड? है ना, हस्बैंड कौन है? जो अपनी पत्नी की बालक केयर करता है, देख रेख करता है, उसी को हस्बैंड हम बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ फार्मर एनिमल की केयर करता है, तो उसी को एनिमल हस्बेंड्री बोला गया है। तो देखो दिस ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इज कंसर्न विद साइंटिफिक रिसर्च एंड मैनेजमेंट इन ब्रिंगिंग अप डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, गॉट, सीप, केमल, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सबकी रियरिंग, एक तरीके से इनका पालन करना, इसी को एनिमल हस्बेंड्री बोला गया है। उम्मीद करता हूं यहां तक का समझ में आया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट ब्रांच है एपीकल्चर। व्हाट इज एपीकल्चर? देखिए दिस ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डील्स विद प्रैक्टिस कीपिंग बीज एज वेल एज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हनी बी एंड बी विक्स। कहने का मतलब है जो मधुमक्खी पालन है और शहद उत्पादन है, मैंने बोला मधुमक्खी पालन, ठीक है, और साथ में शहद उत्पादन, इसी को हम बोलते हैं एपीकल्चर। एग्रीकल्चर की वो ब्रांच जिसके अंदर हनी बी को पाला जाता है, उसी को एपीकल्चर बोला गया। देन अगला आता है फिशरी। नाम से पता चल रहा है दिस इज अ साइंटिफिक स्टडी दैट डील विद रियरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ फिश। फिश मछली पालन करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है सेरिकल्चर। व्हाट इज सेरिकल्चर? दिस ब्रांच डील विद द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क आर्म एंड देयर साइंटिफिक स्टडी इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सिल्क रेशम, तो इसके अंदर हम सिल्क इंसेक्ट का पालन करते हैं फ्रॉम सिल्क के लिए, इसी को सेरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रांच लेक कल्चर। दिस ब्रांच डील विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ लेक प्रोडक्शन। व्हाट इज लेक? आपने देखा होगा महिलाएं हाथ में जो बेंगल पहनती है, जो लाख के बने होते हैं, उस लाख की हम बात कर रहे हैं, वो भी एग्रीकल्चर के अंदर आता है। उस ब्रांच को स्पेसिफिक लेक कल्चर कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि आज से, अपने महाभारत का नाम सुना होगा। महाभारत में पांडवों का एक लाक्षागृह था। क्या था? लाक्षागृह, जो पूरा लाख से बना हुआ था, और इसको दुर्योधन ने छल कपट से जला दिया था।
और ऐसा कहा गया था कि सारे पांडव और द्रौपदी इसमें जल के भस्म हो गए थे, बट वो कहीं चले गए थे। तो लेक कल्चर ऐसा नहीं है आज से है, ये प्राचीन समय से एनिशियंट टाइम से किया जा रहा है। नेक्स्ट ब्रांच इज फॉरेस्ट्री। नाम से पता चल रहा है व्हाट इज फॉरेस्ट्री। दिस इंक्लूड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरियस प्लांट ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट एंड देयर यूटिलिटी। फॉरेस्ट जंगल में कौन, वन, एक तरीके से वनों का अध्ययन इज कॉल्ड फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच है मशरूम प्रोडक्शन। मशरूम जानते हो ना आप। अंडर दिस ब्रांच द स्टडी ऑफ ग्रोइंग मशरूम एंड साइंटिफिक रिसर्च ऑन देम डन। आपने देखा होगा मशरूम एज अ वेजिटेबल के लिए लोग काम में लेते हैं, ठीक है, और अलग अलग आती है, बटर मशरूम आती है, ऑयस्टर मशरूम आती है। तो जिस शाखा के अंतर्गत हम मशरूम का कल्टीवेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसी को मशरूम प्रोडक्शन बोला गया है। नेक्स्ट ब्रांच इज पोल्ट्री। नाम से पता चल रहा है पोल्ट्री क्या। अंडर दिस ब्रांच द प्रोडक्शन ऑफ चिकन्स इज प्रैक्टिस्ड साइंटिफिकली एंड अटेंशली। देखिए ऐसे समझिए, ऐसा नहीं है ओनली पोल्ट्री मीनिंग हैन होता है, इसके अंदर हैन, ठीक है, टर्की, ठीक है, डक, ठीक है, पिजन, इन सबका स्टडी किया जाता है, इन सबको बोला गया है पोल्ट्री। ऐसा नहीं है ओनली हैन। और ये सब किस लिए किया जा रहा है, तो याद रखना एग एंड मीट के लिए। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये है, इस ब्रांच को बोला गया है पोल्ट्री। देन नेक्स्ट आता है एंटेमोलॉजी। अब एंटेमोलॉजी वर्ड भी हमारा ग्रीक वर्ड है, लॉजी लगा हुआ है, ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, एंटोमा प्लस लॉजी। एंटोमा माने होता है इंसेक्ट और लॉजी माने होता है स्टडी। तो क्या हो गया, इंसेक्ट का स्टडी। This agriculture study is based on observing the effect of insect on the crop is called entomology. नेक्स्ट ब्रांच इज प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी तीन वर्ड है, देखिए, प्लांट मानी पादप, पैथो मानी डिजीज एंड लॉजी मानी स्टडी। तो कहने का मतलब है प्लांट पे जो डिजीज होती है उसका स्टडी। और वर्ड कौन सा हो गया है, तो ग्रीक वर्ड हो गया है। तो देखिए, various element and disease associated with the plant and their cure is studies under this branch is called plant pathology. नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ये वर्ड जो है एक तरीके से ये दिखाता है एजुकेशन को। एजुकेशन, तो एग्रीकल्चर एजुकेशन में क्या होता है कि फार्मर्स के पास हम जाते हैं, उनको नॉलेज बताते हैं कि आप ये वाली किस्म उगाओ, आप मृदा का एक तरीके से सॉइल टेस्ट आप करवाओ, ये वाली नई एक तरीके से अभी स्कीम आ रही है इसमें आप अप्लाई करो। तो इस तरीके से नॉलेज देना फार्मर्स को, ये सब आता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंदर। तो देखिए, द न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ फार्मिंग एंड मेकिंग देम रिसर्च फील्ड फॉर बेटर क्रॉप कल्टीवेशन आर डील विद अंडर दिस ब्रांच। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी नई मशीनरी आती है, कोई भी नई स्कीम आती है, तो फार्मर्स को जो बताते हैं, लोग जाते हैं, आपने देखा होगा, वो इस ब्रांच के अंदर आते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। देन नेक्स्ट ब्रांच इज एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। अब जहां इकोनॉमिक्स की बात हो गई, वहां सीधा सीधा बात हो रही है मनी, पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैसे की बात होती है, उसको बोला गया है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। डिटेल्ड स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट इनकम कैलकुलेशन इज डन अंडर दिस ब्रांच। इसमें हम ये देखते हैं कि हमने कितना इनपुट लगाया है और हमें उसका आउटपुट कितना मिला है। जिस ब्रांच के अंदर ऐसी कैलकुलेशन की जाती है उसे बोला गया है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ। तो मैंने यहां पर एग्रीकल्चर की 14 ब्रांच का जिक्र किया है। यहां पर हमने मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देन बात करेंगे, बट उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम कोर्स पढ़ना चाहते हैं, ओनली 11th एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं है बायोकेमिस्ट्री है ना, डिस्क्रिप्शन पहले पढ़ना कोर्स परचेज करने से पहले। कंप्लीट एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ओनली विद क्लास वाइज पीडीएफ आपको मिलेगी और इसकी प्राइस है 9,999। बट अभी मैंने बताया फर्स्ट 100 स्टूडेंट को 4,999 में ये कोर्स दिया जा रहा है और ठीक इसी प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा जैसे यहां पर पढ़ाया जा रहा है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। बट वहां पर कई सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। तो अभी जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक्डइन पे फॉलो करो, सब जगह आपके लिए यूजफुल है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, यहां पर अगला टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फार्मिंग के इंडिया में। तो देखो,
इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वेरियस क्लाइमेट कंडीशन। इंडिया में अलग अलग टाइप का क्लाइमेट है। साउथ में जाओगे अलग क्लाइमेट मिलेगा, ऊपर जम्मू कश्मीर में जाओगे अलग क्लाइमेट मिलेगा, मध्य भारत में सेंट्रल इंडिया में अलग क्लाइमेट मिलेगा। बिल्कुल, तो वेरियस टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो जिसकी वजह से डिफरेंट रीजन है, डिवर्स रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर एंड वाइंड डायरेक्शन, ये सब भी अलग अलग है। कहने का मतलब है रेनफॉल अलग है, तापमान अलग है, ह्यूमिडिटी अलग है, हवा का दाब अलग है, वाइंड डायरेक्शन अलग है। बिल्कुल, तो एज फार्मिंग नीड एप्रोप्रिएट क्लाइमेट, हमें फार्मिंग के लिए अलग अलग क्लाइमेट हमें चाहिए। तो स्वीट वाटर, एडवांस सीड एंड चीप लेबर, इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी डन वन द बेस्ट कंट्री सुटेबल फॉर फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। अलग अलग क्लाइमेट होने की वजह से और यहाँ पर लेबर वगैरह हमें मिल जाती है इजीली, ठीक है, चीप लेबर मतलब कम दाम में, तो इसीलिए एक तरीके से एग्रीकल्चर के लिए इंडिया का क्लाइमेट बेस्ट है। अब देखिए, हैंस फॉलोइंग आर द पॉइंट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। अब हम देखते हैं कि इंडिया में किस टाइप की फार्मिंग है। तो देखो, फर्स्ट आता है फार्मिंग इज बेस्ड ऑन मानसून। हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की जो फार्मिंग है बालक, ये मानसून पर डिपेंड है कि हे गॉड बरस जा, बरसेगा तो मैं खेती करूंगा, और नहीं बरसेगा तो खेती नहीं करूंगा। पानी है तो खेती करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इंडियन एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन मानसून। विदाउट मानसून नहीं कर सकता, उसके पास वाटर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। देखिए, in most of the areas India ground water level either low or water is saline, या तो पानी कम है या saline है, which is not suitable for growing several crops, ये गुड नहीं है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। Since in India southwest monsoon wind blow for 6 months in a year, there is a rain from the month of June to October। जून में मानसून आता है और अक्टूबर तक रहता है। तो मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, इन सम एरियाज रेनफॉल टेक प्लेस इन द मंथ दिसंबर जनवरी आल्सो, देयर मंथ ऑफ इंडिया फार्मर परफॉर्म रेनफॉल कल्टीवेशन। मतलब 6 मंथ में डिवाइडेड है। कुछ इंडिया का कुछ रीजन ऐसा है जहां पर, ये देखिए इधर, जून से अक्टूबर तक मानसून रहेगा तो लोग इसमें खेती करेंगे। कुछ रीजन है जहां पर दिसंबर से जनवरी तक मानसून रहेगा तो कुछ इसके अकॉर्डिंग खेती करेंगे। In most areas underground as well as surface irrigation source get recharged by rainfall taking place from the monsoon। जब मानसून आता है तो कुछ लोग कुछ रीजन ऐसे भी हैं जहां पर बोरवेल वगैरह ऐसे है, तो वहां पे वाटर रिचार्ज हो जाता है एक तरीके से। Their irregularities and shortage of rainfall adversely affect farming। पानी नहीं मिलेगा तो खेती नहीं होगी, जाहिर सी बात है, बस एक ही पॉइंट है। तो इस पॉइंट में हमने देखा कि हमारे इंडिया में जो फार्मिंग है ये मानसून बेस्ड है। कुछ जगह पे जून से अक्टूबर तक मानसून आता है, कुछ जगह पे दिसंबर से जनवरी तक रहता है, तो उसके बेस पे खेती की जाती है। आगे सेकंड, उससे भी पहले एक और लाइन हम समझते हैं। ऑल द एक्टिविटीज सॉविंग ऑफ क्रॉप्स टिल हार्वेस्टिंग एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड, फॉर व्हेन रेनफॉल इज गुड द यील्ड इज आल्सो गुड। ऑल एक्टिविटीज डिपेंडिंग ऑन मानसून स्टार्टिंग फ्रॉम सीड सोइंग टू हार्वेस्टिंग। तो अगर बारिश होती है तो सही है और नहीं होती है तो नहीं है। होती है तो हमारा यील्ड भी अच्छा होगा, प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। सेकंड आता है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर। इंडियन 70% पॉपुलेशन डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर। 70 of people of India are farmer. This farmer and include agro industry. This on land provide enough opportunities for employment, but a food crisis occur when there is a famine and crop failure। 70% को एम्प्लॉयमेंट देता है हमारा इंडियन एग्रीकल्चर, बट अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, फेमाइन वगैरह आ जाए, क्रॉप फेलियर हो जाए, तो सबको अफेक्ट करेगा। ऐसी खेती है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। फार्मर ऑफ इंडिया परफॉर्म ट्रेडिशनल फार्मिंग। They receive the skill of farming in heritage because which they have experience and expertise। वो काफी समय से करते आ रहे हैं और उनको नॉलेज है, उनको आता है, इसलिए वो ट्रेडिशनल कर रहे हैं। बट दे डू नॉट हैव मच नॉलेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बट उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इतना नॉलेज नहीं है।
because is not educated. As a result, they are unable to make effort increase production. And वो effort नहीं लेते हैं production को कैसे बढ़ाए. But now they trying to improve their method of farming by using advanced techniques, seed, fertilizer, agriculture equipment. But अभी फार्मिंग में लोगों का विकास काफी ज्यादा हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया लोग देख के सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी तो एजुकेट हो रहे हैं ना एक तरीके से, चाहे वो पढ़ के नहीं, देख के हो रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं कैसे करे खेती, कैसे नहीं करे, पॉली हाउस में खेती कैसे करे, इससे कितना मुनाफा होगा. तो हमारा जो इंडियन फार्मर है, जो अनएजुकेटेड है, तो ट्रेडिशनल फार्मिंग अपना रहा था, वो भी मॉडर्न की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है. समझे? चलिए आगे बढ़ेंगे. देन इस तरीके की खेती हमारे इंडिया में होती है. नेक्स्ट होता है एक्सेस ऑफ फूड ग्रेन्स. हमारा जो फार्मर है ना, वो ओनली ध्यान देता है कि मैं खाने के लिए अनाज उगाऊंगा, बस यही मेजर है और कुछ मेजर नहीं है. तो यहाँ एक्सेस ऑफ फूड ग्रेन्स है. लाइक देखिए, फार्मर ऑफ इंडिया चूज क्रॉप्स एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू देयर नीड, जैसे उसकी जरूरत है. देयर प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज दैट फूड ग्रेन. सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि मैं गेहूं उगाऊंगा, मुझे गेहूं खाना है, मैं राइस उगाऊंगा, मुझे राइस खाना है, क्योंकि इससे पेट की पूर्ति होती है, भूख मिटती है. That is why most farmers sow cereals crop in higher quantities. They sow less the pulses कम उगाता है, ऑलसीड कम उगाता है, अदर केस क्रॉप कम उगाता है. बिकॉज ऑफ दिस देयर इनकम एंड अर्निंग इज लेस. इस तरीके की खेती हमारे इंडिया में होती है. देन नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर, मेजर मीन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. हमारे इंडिया में मेजर एम्प्लॉयमेंट जो है ना 70% वो एग्रीकल्चर से मिल रहा है लोगों को. देखो कैसे. In India, agriculture-based industries are the major means of employment. As a majority of the population depend on farming, अधिकतर population वैसे farming पे depend है. The employment of a large number of people affected when famine. अगर famine आ गई ना तो कई सारे लोगों का रोजगार चला जाएगा वो, क्योंकि सब कुछ डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे. Flood or crop failure occurs, thereby the farmer and labor become debtors. People are less aware toward education in rural areas, therefore they are not able to find alternate employment. वो लोग अनएजुकेटेड हैं, उनके पास एक ही एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर. अगर ये इसमें कुछ हुआ तो उनका वो रोजगार नहीं रहेगा उनके पास, और वो दूसरे के भी नौकरी भी नहीं कर सकते बिकॉज अनएजुकेटेड, वो एजुकेटेड नहीं है. इसलिए मेजर मीन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. देन नेक्स्ट आता है मेजर सोर्स ऑफ नेशनल इनकम. बिल्कुल यार, जब 70% ही इस पे डिपेंडेंट है तो नेशनल इनकम में इसका इंपॉर्टेंट रोल है. तो देखो, द गवर्नमेंट गेट इनकम फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर ट्रेड due to agriculture practices carries out by almost 70% population of India. If there is a crop failure, it also affected the national income. बिल्कुल, अगर हमारा crop failure होता है तो national income affect करेगा, बिकॉज 70% यार, तो ये एम्प्लॉयमेंट को एक तरीके से अफेक्ट कर रहा है, नेशनल इनकम को अफेक्ट कर रहा है, सबको अफेक्ट करेगा, क्योंकि हम पूरे तरीके से डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर. देन अगला आता है रॉ मटेरियल ऑफ डेयरी प्रोडक्ट. बिल्कुल, अगर हमारा एग्रीकल्चर फेलियर होगा तो डेयरी भी फेलियर होगा. ठीक है, कैसे? क्योंकि खाने को उनके लिए चारा नहीं रहेगा ना यार. तो देखो, मोस्ट फार्मर इंडिया परफॉर्म farming as well animal husbandry, milk derived from this is the basis of dairy industry. The farmer people fodder for animal on their farm, also use crop residue as a cattle feed. अगर फार्मिंग नहीं होगी तो यार केटल को चारा नहीं मिलेगा, चारा नहीं मिलेगा तो डायरेक्ट सीधा सीधा डेयरी इंडस्ट्री को भी अफेक्ट करेगा. बिल्कुल. अगला आता है फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी. बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ होता है तो खाने को अनाज नहीं रहेगा. तो देखो, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 125 करोड़. अब प्रेजेंट टाइम पे ज्यादा है, ये बुक के अकॉर्डिंग है. ठीक है, टू प्रोवाइड फूड टू सच एज अ लार्ज पॉपुलेशन. काफी बड़ी पॉपुलेशन है और इनको हमें फूड प्रोवाइड करवाना है. बट अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ ना तो फूड नहीं मिलेगा लोगों को, अनाज नहीं मिलेगा. फूड ग्रेन आर नीडेड लार्ज क्वांटिटीज. आवर फार्मर their farm yield fulfill maximum need of crop like wheat, rice, maize, millet, ज्वार. इन पे ज्यादा फोकस करता है क्योंकि इनको खाते हैं लोग, ये सीरियल है. ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सब कुछ कब हुआ भाई? हरित क्रांति आई तो इस पे तो फोकस किया कि आप धान उगाओ, गेहूं उगाओ. The availability of food grain is increased manifold in our country because which of country has become independent in contest availability of food and addition to this India export food grain also.
और इंडिया फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट भी करता है, तो फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी ये भी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर। देने के आता है रॉ मटेरियल। बिल्कुल यार, रॉ मटेरियल, अधिकतर रॉ मटेरियल हमारे एग्रीकल्चर से जाता है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, एग्रो इंडस्ट्रीज है, तो ये भी डिपेंडेंट इसी पे। देखो इधर रॉ मटेरियल फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, देखिए इन इंडिया पॉपुलेशन ऑफ कॉटन, कॉटन कहां से जाएगा, एग्रीकल्चर से, जूट है ना, प्लेंटीफुल, therefore the farmer of our country produce enough raw material for textile industry। बिल्कुल यार, डिपेंडेंट है एग्रो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर पे कुछ भी ऐसा वैसा होता है, फेमाइन आता है, क्रॉप फेलियर होता है, तो इन सबको अफेक्ट करेगा, ठीक है, इसलिए तो भाव ऊपर नीचे होता है। देन अगला आता है एनिमल फीड अवेलेबिलिटी। बिल्कुल जैसे हमने डेयरी में देखा, वही पॉइंट है यहाँ, है ना, वही पॉइंट है, मतलब एनिमल को चारा नहीं मिलेगा अगर हमारा क्रॉप फेलियर होता है। तो एक बार फिर भी देख लो, द फार्मर कलेक्ट रिमेन ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस बाय देम एज ड्राई फूडर, ड्राई फूडर भी वहीं से आता है। इन एडिशन टू इट दे प्रोवाइड ग्रीन फूडर टू एनिमल बाय ग्रोइंग फॉरेस्ट क्रॉप इन द फार्म, एज रिजल्ट डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरी इंडस्ट्री इज टेकिंग प्लेस रैपिडली। कहने का मतलब है डेयरी इंडस्ट्री या एनिमल इंडस्ट्री जो है, इनके लिए भी हमें क्रॉप्स जो है यहीं से रॉ मटेरियल उनको जाता है। देन अगला आता है रॉ मटेरियल फॉर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज। बिल्कुल एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है, उनको रॉ मटेरियल यहीं से मिलेगा। इन इंडिया रॉ मटेरियल फॉर पल्सेस, ऑयल सीड, टेक्सटाइल, डेयरी, जूट, शुगर इंडस्ट्री, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। कोई मान लीजिए माजा बनाता है, माजा की बोतल, अब आम नहीं है तो कहां से बनाएगा वो। कोई कपड़ा बनाता है, कॉटन नहीं है, कहां से बनाएगा वो। शुगर मिल है, शक्कर बनाता है, गन्ना नहीं है, कहां से बनाएगा वो। ये सब कुछ का रॉ मटेरियल आता है एग्रीकल्चर से, इसीलिए डिपेंडेंट है हम एग्रीकल्चर पे। आर डिराइव्ड फ्रॉम फार्मिंग, ये सब फार्मिंग से आता है। द कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस लाइक स्प्रिल्ट, ग्रीन ग्राम, रेड लेंटिल, ब्लैक ग्राम, ठीक है, रेड ग्राम, चिकन्स, चिकपी, सॉरी चिकन्स नहीं है ना, प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द पल्स इंडस्ट्रीज। दलानी जो है सारी की सारी दालें पल्स इंडस्ट्री को मिलती है एग्रीकल्चर से। इन सेमी प्रोडक्शन ऑफ सेसेमी, जैसे तिल है, ऑयल सीड की बात हो रही है, पीनट है, मस्टर्ड है, ऑयल सीड इंडस्ट्री को ये सब कुछ चाहिए, और ये कहां से मिलेगा, एग्रीकल्चर से। एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, जूट, असिस्ट ऑपरेशन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जैसे 3 टाइप इंडस्ट्री का हमने जिक्र किया है यहाँ पे। एक तो हमारे पास कॉटन वाला हो गया, कपड़ा बनाएगा, एक हो गया है जो दलानी है, फूड प्रोसेसिंग करती है, दूसरा हमने ऑयल सीड एडिबल, जैसे मान लीजिए सोयाबीन का तेल का केन आप लेके आते हो, लेकिन सोयाबीन नहीं मिल रहा है, नहीं उग रहा है, फेल हो गया है, तो कहां से आएगा ये सब कुछ, तो डिपेंडेंट है, रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है सारी की सारी एग्रो इंडस्ट्रीज को। आगे अगला आता है सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट, जिनके पास रोजगार नहीं है उनका भी सॉल्यूशन है। इन इंडिया इनफ rainfall from good monsoon help enhance agriculture which is turn provide employment opportunities। आपने देखा वो गांव में जब खेती होती है ना, तो गांव के अधिकतर लोग गांव के अंदर ही रोजगार मिल जाता है उनको। चल आजा हमारे यहाँ आज बुआई करनी है, ट्रांसप्लांट करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, तो अधिकतर लोगों को रोजगार मिल पा रहा है हमारे एग्रीकल्चर से, समझ रहे हो। अगला आता है फॉरेन ट्रेड एंड एक्सपोर्ट। देन हम बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं, अच्छा पैसा हमें मिलता है, इनकम हमें मिलती है। आफ्टर processing the fruit, vegetable, pulses, oilseed our country, these are exported because of the India able to obtain significant amount of foreign exchange, जिससे हमें बाहर की इनकम मिलती है। ये सब कुछ हम बाहर बेचते हैं, तो बिल्कुल समझ में आया। देन अगला आता है 14 कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एग्रीकल्चर का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है किसमें, इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने में। कैसे देखो, एज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अ कंट्री इंक्रीज इट्स ट्रेड, द डोमेस्टिक मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट विच प्रोवाइड द गवर्नमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स as a considerable amount in India. Economic growth consistently taking place because of the development of agricultural and agro-based industries. इन सबसे काफी अच्छा टैक्स भी मिल जाता है और हमारे इस तरीके से और विकास भी हो पाता है, डेवलपमेंट हो पाता है। तो कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देन हम बात करने वाले हैं यहाँ पर स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। किसकी बात करने वाले हैं, स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। कहने का मतलब है जैसे ऐसे समझना, मान लीजिए आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया है, बट क्या स्कोप है, आगे आप कहां कहां जा सकते हो, बस यही ये स्कोप। कहां कहां जाएंगे बता दो सर, बिल्कुल बता रहा हूं। तो देखो आपके बुक में एक डायग्राम दे रखा है, उससे समझते हैं पहले, बहुत इजी है। ये देखिए इधर बालक, ये देखिए यहाँ स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर। तो 5 तरीके के सेक्टर है। पहला आता है साइंटिफिक,
फार्मिंग, आप साइंटिफिक फार्मिंग में जा सकते हो। व्हाट इज साइंटिफिक फार्मिंग? जैसे देखो क्रॉप प्रोडक्शन, इसमें जा सकते हो, हॉर्टिकल्चर में आप जा सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री में आप जा सकते हो, इन तीनों सेक्टर में आप जा सकते हो, ये स्कोप है। आप खेती कर सकते हो, फल उत्पादन कर सकते हो, पशुपालन आप पाल सकते हो, ये पहला स्कोप हो गया। फिर सर्विस एरियाज, कुछ सर्विस एरियाज है एग्रीकल्चर के, जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आप जा सकते हो। आपने देखा होगा ना गांव में लोग आते हैं, किसान को बताते हैं कि भाई साहब ये फर्टिलाइजर डालो, आप विकास होगा, बढ़िया उत्पादन होगा। तो ऐसी नॉलेज देने के लिए आप जा सकते हो। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे केमिकल फर्टिलाइजर, ऐसी कंपनियां हैं, इनमें आप जा सकते हो। एग्रीकल्चर एजुकेशन कंपनीज में आप जा सकते हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इसे आप पढ़ा सकते हो, ठीक है, नॉलेज दे सकते हो, ये स्कोप है। एग्रीकल्चर रिसर्च अगर आप चाहते हो मैं तो साइंटिस्ट बनूंगा भाई साहब, बिल्कुल बन सकते हो। आप सीड प्रोडक्शन में जा सकते हो, कैसे सीड उत्पादन करना है, प्लांट डिजीज कंट्रोल हम कैसे करें, पेस्ट कंट्रोल कैसे करें, इनमें आप जा सकते हो। फिर आता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, आप चाहते हो नहीं मैं तो इंडस्ट्री में जाऊंगा, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री है, तो बिल्कुल जाओ ना, डेयरी इंडस्ट्री में जाओ, जेगरी इंडस्ट्री गुड़ उत्पादन वाली में आप जाओ, टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग में जाओ, इधर दवाइयां बनाने वाली में आप जाओ, रेडीमेड फूड इंडस्ट्रीज में आप जाओ, टोबैको इंडस्ट्री में आप जाओ, कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें आप जा सकते हो, काम कर सकते हो। इसके अलावा कुछ, ये तो खाने पीने वाली हो गई। अब नीचे देखो फर्टिलाइजर वाली, कंपोस्ट फर्टिलाइजर वाली है, वर्मिकल्चर वाली है, नर्सरी है, एग्री केमिकल्स है, एग्री इक्विपमेंट वाली है, इन सब इंडस्ट्री, ट्रैक्टर बनाती है कोई इंडस्ट्री, कई सारे एग्रीकल्चर की इंडस्ट्रीज है, मशीनरी बनाती है, उनमें आप जा सकते हो, बहुत स्कोप है, डोंट वरी, चिंता मत करो। अगला आता है एग्रीकल्चर क्रॉप ट्रेड, आप चाहते हो मैं खुद का कुछ करूंगा, कर ले भाई, एग्री बिजनेस खोल ले, खाद बीज की दवाइयों की दुकान खोल सकता है, ठीक है, एग्री क्लिनिक खोल सकता है, खुद का सेल प्रोड्यूस कर सकता है, वहां से बेच सकता है, तो कई सारा स्कोप है, यही एग्रीकल्चर स्कोप है, स्कोप इन एग्रीकल्चर साइंस। उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे देखो, इसी को थोड़ा डिटेल में समझ ले, डिटेल क्या, बस पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। साइंटिफिक फार्मिंग में 3 आता है, क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, एनिमल, ये आप समझ चुके हो ब्रांचेस के अंदर। सर्विस एरियाज तो आप एक्सटेंशन, प्रोडक्ट और एजुकेशन कंपनी में जा सकते हो। फिर एग्रीकल्चर रिसर्च, सीड प्रोडक्शन, पेस्ट डिजीज और पेस्ट कंट्रोल में आप जा सकते हो। फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जिसके अंदर इतनी सारी है, डेयरी हो गई, जेगरी हो गई, टेक्सटाइल हो गया, पैरा मतलब मेडिसिन वाला हो गया है आपका, रेडीमेड हो गया है, टोबैको हो गया है, कंपोस्ट, वर्मिकल्चर, नर्सरी, एग्रीकल्चर केमिकल्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, इन सब इंडस्ट्रीज में बालक आप जा सकते हो, बहुत नौकरियां हैं, बहुत नौकरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखो, इसके अलावा खुद का क्या कर सकते हो भाई साहब, एग्री क्लिनिक खोलो, एग्री बिजनेस करो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल वगैरह आप करो, तो ये सब कुछ तो बालको यहीं पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अरे कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ यार, इतना सब कुछ सीखा है आपने, थोड़ी शांति रखो। वाकई में अगर वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक करना, ऐसा नहीं है 10 स्टूडेंट देख लो, 2 ने लाइक कर दिया, बाकी 8 नहीं करेंगे, यार देखा तो आपने भी है। तो जितने भी स्टूडेंट है सारे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर भी करें यार, ठीक है, ये आपका काम है। जैसे मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है शेयर करना, पढ़ना, तो यार अधिक से अधिक शेयर करना है सबको, अपने व्हाट्सएप स्टेटस हो गए, इंस्टाग्राम हो गया, सब पे स्टोरी लगा दो, सब जगह शेयर कर दो, बिल्कुल भला कर दो मेरे व्यक्ति का, है ना, अच्छे व्यक्ति का। तो आपको उसकी उसकी कसम है, करना ही करना है, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखना, क्योंकि किसान है तो हम हैं, उस किसान के लिए हमें ये कमेंट करना ही है। और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि कंप्लीट इंग्लिश मीडियम का कोर्स हमें मिल जाए, तो बिल्कुल मिलेगा ना, अभी कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड करो, इंग्लिश मीडियम में ओनली एग्रीकल्चर है, जिसके साथ आपको क्लास की पीडीएफ फाइल मिलेगी। कोर्स की प्राइस 9,999 है, बट अभी मैं बता रहा हूं 4,999 में दिया जा रहा है, जल्द ही ये प्राइस बढ़ने वाली है, तो अभी जाओ परचेस करो, कोई डाउट होता है तो पूछो। अब इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे साथियों अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।